रविंद्र सर, जो कल का हम था, एक तरीके से हम ऐसे माने इसको कि ये जो है अविश्वास प्रस्ताव जैसा था, यानी वो जो इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, उसको अगर हम बहुत सरल भाषा में जो आमतौर पे होती उस तरीके से देखा जाए, और जो डिफेंड करने की कोशिश थी, डिफेंड नहीं कर पाए बल्कि एक्सपोज हो गए। क्या आप कहेंगे इस पे पहले चरण में? फिर मैं आगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर ही आगे बात करता हूँ, यू टर्न पे। पहले आप। जी नमस्कार संजीव जी और सभी दर्शक साथी और को पैनलिस्ट को भी। एक तो मैं ये नहीं समझ पाया कि अमित शाह ने इसका जवाब क्यों दिया। उनके पास इसका क्या आधिकारिक वक्तव्य जो वो उन्होंने दिया, जवाब दिया है, वो किस हिसाब से दिया? क्योंकि उनका हर जो ऑटोनॉमस बॉडीज होती हैं उनका एक प्रशासनिक मंत्रालय होता है। इसका प्रशासनिक मंत्रालय जो था वो तो था कानून मंत्रालय, जहां पर बजटिंग की जाती है, बजट इनको देता है। अगर इलेक्शन कमीशन में कुछ बदलाव करना हो, चुनाव आयोग के लिए कोई बिल लेके आना हो, तो वो लॉ मिनिस्ट्री लेके आती है। अमित शाह ने इसका क्यों जवाब दिया, मैं ये थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहा था, पर मैं तो समझ नहीं पाया। मुझे लगता है वो अमित शाह है तो इसलिए कुछ भी बयान किसी पर भी बोल सकते होंगे, या तो ऐसा होगा, और या फिर कोई पूछने वाला नहीं है, भाई जो मर्जी बोल दें। तो अब वो अमित शाह का बयान मुझे नहीं समझ आया क्यों आया। हाँ, इंटरवीन कर सकते थे, इंटरवेंशन तो कोई भी कर सकता है, लेकिन रिप्लाई देना इस उस संबंध में थोड़ा बहुत जिनके साथ उसका लेना देना है, क्योंकि लॉ मिनिस्ट्री के ही दायरे में तो नहीं, लेकिन प्रशासनिक जो मिनिस्ट्री है वो सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी के साथ भी उन्हीं का तालमेल है, और इलेक्शन कमीशन के साथ भी उन्हीं का तालमेल है। तो कल अगर जुडिशियल रिफॉर्म्स पर बहस होगी तो क्या उसका जवाब भी अमित शाह दे देंगे? मुझे तो लगता नहीं देना चाहिए, लेकिन उन्होंने दे दिया। और तो जब एक प्रशासनिक मिनिस्ट्री जैसे डीओपीटी है, यूपीएससी पर कोई बहस होगी तो डीओपीटी मिनिस्टर उसका जवाब देंगे, या उसका भी अमित शाह दे देंगे, ये भी नहीं पता। एसएससी पर कोई बहस होगी उसका जवाब कौन देगा? उसका देना चाहिए डीओपीटी मिनिस्टर को। सीबीआई पर बहस होगी उसका जवाब देना चाहिए पीएमओ को। तो क्या उस पर भी अमित शाह बोल देंगे? भाई अब तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये बात अपने को थोड़ा सा समझ नहीं आई तो आपके सामने रख दी। तो एक तो ये बात अजीब अजीब सी मुझे थोड़ी लगी। दूसरी बात ये कि अमित शाह ने जो बातें बोली उसमें से तो ऐसा कुछ लगा नहीं कि अमित शाह बोल रहे हैं, या तो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं या फिर ज्ञानेश कुमार बोल रहे हैं। ये दो लोगों की आवाज रिफ्लेक्ट कर रही थी। नेहरू के बारे में जब बोल रहे थे तो लगा कि प्रधानमंत्री मोदी की आवाज है, और जब चुनाव के बारे में बोल रहे थे तो लगा ज्ञानेश कुमार रिपीट कर रहे हैं अपने आप। तो अमित शाह की तरफ से इसमें क्या नई चीज जोड़ी गई? ऐसी कुछ भी नहीं बोला गया। आमतौर पर अमित शाह, मैं फिर कह रहा हूं, आमतौर पर अमित शाह के भाषणों में तथ्य होता है, जितना हो सकता है। भाई सरकार में जितना हो सकता है उतना होता है, लेकिन कल जो उन्होंने बातें बोली उनसे उनका भाषण, मुझे लगता है अभी तक के जितने भी भाषण रहे होंगे सबसे फ्लॉप भाषण था, जिसमें कोई तथ्य नहीं था, कोई तर्क नहीं था, और केवल अपनी जो कुंठा है या अपनी परेशानियां हैं उनको भड़ास जो है, कहीं भड़ास से एक भड़ास बात निकालने की कोशिश की गई। तो इसलिए मुझे वो भाषण में बहुत ही तारतम्यता की कमी लगी, बहुत ही साधारण सादा भाषण उनका लगा, जो कि अच्छा हो सकता था अगर वो बात करते। फिर नेहरू के बात भी लेके आ गए, कह रहे कि 28 वोट मिल गए। उस जमाने में 28 प्रदेश थे क्या भाई साहब? तो आज हुए 28 प्रदेश, तो तब तो नहीं होंगे। तब तो मेरे ख्याल से 17 थे, 16 थे, कितने सुनते हम तो, या होंगे इनकी गिनती अलग होगी। और ये 46 की बातें कर रहे हैं नेहरू को, लेकिन ये जो अनुशंसा की बात रवि जी, कोई वोटिंग हुई थी क्या? सर वोटिंग तो 2800 या 3800 कोई वोटिंग हुई थी? बिल्कुल सही कह रहे हैं सुनील जी। अरे भाई साहब, वो कांग्रेस पार्टी के भीतर का चुनाव था, अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा था, प्रधानमंत्री पद का चुनाव नहीं हो रहा था, अध्यक्ष पद का चुनाव था। कांग्रेस, क्योंकि 6 साल से कांग्रेस के अध्यक्ष जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, तो हुआ कि भाई जो स्थिति है देश की उसमें दूसरा अध्यक्ष होना चाहिए, और उसकी बात थी जी। 6 बरस से मौलाना आजाद उसके अध्यक्ष थे, और 46 का दौर वो था जब देश जो है वो दंगों के दौर से गुजर रहा था। बहुत हालात खराब थे उस जमाने में, और वो समय ऐसा नहीं था कि वहां चुनाव करवाए जाए, पहली बात। दूसरी बात, चुनाव कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के लिए चुनाव बड़े कम बार हुए हैं। इसके इतिहास में भी देखिए, सुभाष चंद्र बोस या एक दो बार को आप छोड़ देंगे तो अधिकतर बार वही व्यक्ति बना है जिसको महात्मा गांधी ने चाहा है। तो मौलाना आजाद हो चाहे वो नेहरू हो, कोई भी हो, वो महात्मा गांधी ने जिनको बना दिया वो बन गए। ये जो विषय का जिक्र किया जाता है उसमें भी इसके अलावा, इस 46 को अगर छोड़ दे तो इसके अलावा कई बार ऐसा हुआ है जब प्रदेशों ने अनुशंसा की, प्रदेश कांग्रेस कमेटियों ने अनुशंसा की थी कि महात्मा गांधी को बन जाना चाहिए अध्यक्ष, तो उन्होंने तो मना कर दिया बार बार, एक बार नहीं किया, अनेकों बार किया। तो उनका कोई मतलब नहीं था, ना उनसे पूछा जाता था
ना उनसे पूछा गया, लेकिन अपनी तरफ से उन्होंने जो भी कह दिया हो, और जब कोई डायरेक्ट इलेक्शन है ही नहीं तो उसमें अनुशंसा का क्या जिक्र है, और चलिए है भी तो नहीं, मुझे वो लगता है नियम मुझे तो आपने एक लाइन में डिस्क्राइब किया कि बड़ा निराशाजनक, होपलेस जो चीजें, और तथ्यों में बहुत गलती है, तमाम चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। करिए, आप समअप करिएगा, मैं फिर एक हाँ, सवाल। बिल्कुल वो इस तरह का जो भाषण है संजीव जी, वो भाषण बहुत सादा था और इसको अच्छा भाषण दे सकते थे अमित शाह, लेकिन अमित शाह ने भी ये मौका खो दिया और वही जो एक फालतू का ड्रामा करने की कोशिश करी जाती है बीजेपी की तरफ से, या एक्टिंग की जाती है, वही एक्टिंग करते हुए दिखाई दिए कि मैं अपनी तरफ से जवाब दूंगा या मैं ही अपने हिसाब से बोलूंगा। ये सब क्या बात है यार, इतने सीनियर आप लीडर हैं, वो सबको पता है अपने हिसाब से बोलना है, लेकिन वो जो कम से कम ये बात बड़ी है कि राहुल गांधी वहां आपके सामने खड़े होके आंखों में आंखें डाल के उंगली दिखा के कह रहे हैं कि मेरा चैलेंज स्वीकार करो, उस पे तो थोड़ा सा बोल देते। क्योंकि अमित शाह को या प्रधानमंत्री को तो इस बात का इल्म है ना कि हमको तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता इस देश में, हम लोग तो चाहे खड़े हो जाएंगे, हमें कोई कुछ नहीं कहेगा। और उस अथॉरिटी को जो चैलेंज राहुल गांधी बार बार कर रहे हैं वो शायद असहनीय हो रहा है, वो सहन नहीं कर पा रहे, और वो बार बार देखने को मिल रहा है, एक बार नहीं, हर भाषण में जब भी राहुल गांधी बोलते हैं, जब भी राहुल गांधी को इंटरवीन करना होता है, तो बार बार ये देखने में आता है कि वो इनकी अथॉरिटी को चैलेंज करते हैं, जबरदस्त चुनौती देते हैं, और ये लोग उसमें चुनौती को स्वीकार करने की हिम्मत कर नहीं पाते। तो ये बात इस बार फिर से देखी, एक बार फिर देखी, और राहुल गांधी ने फिर आज बाहर आके बोला भी कि भाई डिफेंसिव है, और हाथ कांप रहे थे, और भाई बहुत पारा बढ़। रवीन सर, देखिए जो एसआईआर है, एसआईआर को लेकर बंगाल में जितना बवाल है, और आप सारा कुछ है, देखिए आप भले ही कागजों पर कुछ भी करते हैं, लेकिन बहुत कठिनाई है। और मैं एक ममता बनर्जी पूछता हूँ, जब टैक्सी को ड्राइवर को भी बोल देता है ये नहीं ले हो, बाइक को भी आने नहीं देता, ये बड़ा बड़ा लोकतंत्र को बात करता है। कटक भी आज जल रहा है, देखो कैसे हमला हुआ, कैसे कम्युनल राइट्स किया है, बीजेपी पार्टी ने खुद किया है, बजरंग दल, क्या सब नाम है मेरे को पता भी नहीं है। ये लोगों को पास एक देश को खत्म कर देगा ये लोग। आई एम सॉरी टू से, आई हैव सीन सो मेनी गवर्नमेंट, but I have never seen this type of arrogant and dictator government. They should remember today they are in power, tomorrow may not be. Nothing is permanent. मीटिंग करके उसको लीडर आके बोलता है बंगाल में हम कয়েক लाख वोट का नाम बात। आप कहिए अभी नेचुरल कैलामिटीज, रेनी सीजन, फेस्टिवल, इसमें 15 दिन का अंदर ऐसा या थोड़ा ही होता है, सबको नाम तुलना पड़ेगा। ये क्या सोचता है ये लोग? बीजेपी का पार्टी का कमीशन होगा ना, कमीशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, सिविक राइट्स ऑफ द पीपुल होगा। ये पूरा अमित शाह का खेल है। उन्होंने तो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर का मामूलिक काम करते हैं, बट प्राइम मिनिस्टर नोज एवरीथिंग। आई एम सॉरी टू से, वी कैन रिक्वेस्ट द प्राइम मिनिस्टर, डोंट टॉक। एक दिन वो आपका बड़ा मिर्जाफर हो जाएगा, पहले से ख्याल कीजिए। मॉर्निंग शोज कर दे। थैंक यू सो मच। देखिए ये हर तरफ वही है, और आप उसको छोड़ते हुए, पश्चिम बंगाल को छोड़ते हुए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कहीं ना कहीं जो मैं पूछ रहा था, इसको कैसे आप डिकोड करिएगा कि ये जो बढ़ाया गया कि हमको अपना जो सब सेटअप करना है, जहां छूट रहा है उसको पूरा कर लिया जाए, ये है क्योंकि आपने इसके पहले तो इतना ध्यान नहीं दिया था। 2 बार तारीखें बढ़ी उन सूबों में जहां पा रहे हैं आपको, जो अभी सुनील सर कह रहे थे, मैंने बात की बीजेपी के कई लोगों से, बोल नहीं पा रहे हो, बाला बाला बातें कर पाते हैं कि हाँ ये तकलीफ है, कठिनाई है, उनके भी है, तो कहीं कुछ वो भी एक खेल है इसके पीछे। खेल तो है, और बंगाल में तो अब ये बात चली रही है ना सर कि बंगाल की ममता बनर्जी बंगाल की नारी, और हवाई चप्पल सफेद साड़ी, और एक नारी सब पर भारी, कि एक अकेली सब पर भारी। तो अब मामला तो ममता बनर्जी को तो हराने की पूरी कोशिश बार बार कर चुके हैं ना। ममता बनर्जी को तो डिकोड करने की सब कोशिशें फेल हो गई, लोकसभा चुनाव में भी फेल हो गई, विधानसभा में भी फेल हो गई, 2014 में, उसके बाद लगातार हर बार हमने देखा है कि ममता बनर्जी तो फ्लाइंग कलर्स के साथ वापस आती हैं। तो उनका अब रास्ता क्या है? रास्ता तो यही है कि किसी तरीके से वोट काट दिया जाए एसआईआर की प्रक्रिया के माध्यम से और चुनाव जीत लिया जाए।
तो अब वही चल रहा है सर, एसआईआर उसी दिशा में बढ़ रहा है कदम। अब एसआईआर की प्रक्रिया लगातार सवालों में, विवादों के घेरे में है और डेमोक्रेटिक सेटअप तक पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो जाहिर है कि बंगाल की स्थिति भी उससे अछूती नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी क्या है कि वो अभी तक तो वो ये दिखाने में कामयाब रही हैं, करने में कामयाब रही हैं कि वो डाल में पात। तो ममता बनर्जी के पास अपना एक बूथ लेवल वर्कर्स हैं उनके पास, और हर जिले में, हर विधानसभा और हर बूथ पर उनके लोग हैं, और इसलिए वो अभी भी बीजेपी से आगे हैं। और इसी बंगाल को देखते हुए हमने पहले भी जिक्र किया था कि जो बीएलए वाला नियम बदला था कि एक पहले नियम था कि अब उसी बूथ का बंदा बनेगा जहां पर उसका वोट है, अब इन्होंने कर दिया कि उसी विधानसभा का हो, कोई कहीं भी जाके बन जाए। तो ये बदलाव क्यों किया गया? क्योंकि हर जगह तो लोग नहीं है ना इनके बंगाल में, और तमिलनाडु केरला में तो है नहीं। तो अब इतना इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, इतना कॉम्प्रोमाइज दिख रहा है, बिल्कुल निष्पक्षता नहीं है, वैसे ही जैसी कि हरिवंश की दिख रही थी। यस, हरिवंश का ये तरीका है। आप कौन हो भाई? आपका काम तो केवल मैनेज करना है ना, इससे ज्यादा तो काम ही नहीं है। कहीं पर भी किसी किताब में लिखा नहीं है कौन व्यक्ति क्या बोलना चाहेगा, उसके बाद जब उसका भाषण खत्म हो जाए तो जो बात आपको लगे गलत है उसको निकाल देंगे। ये अधिकार तो उस चेयर को है ही है, लेकिन आप उसको बोलने से रोकोगे, बार बार टोकने की कोशिश करेंगे। यही ओम बिड़ला वहां पर करते हैं, यही हरिवंश कर रहे हैं। ये बहुत निंदनीय है, और डेमोक्रेटिक सेटअप में संसद के भीतर इस तरह की कार्रवाई हमने कभी नहीं देखी। बिल्कुल निचले स्तर पर पहुंच गए, जैसे ऐसा लग रहा है कि एक शब्द भी नहीं सुनना चाहते सरकार के। क्रिया का जिक्र करें और उसमें चुनाव आयोग का जिक्र ना हो, भाई ये तो विद्या, मुझे लगता है ये कला तो सब किसी के पास भी नहीं है। ये कला तो केवल हरिवंश के पास और ओम बिड़ला के पास ही होगी, और तो किसी के पास नहीं है कि चुनाव आयोग का ही जिक्र ना हो उसमें। अरे चुनाव आयोग अगर काम ठीक करता तो चुनाव सुधार की जरूरत क्या थी? ये पूरी चर्चा की जरूरत ही नहीं थी कुछ भी। लेकिन आज जो चर्चा करनी पड़ रही है इसीलिए कि वो ठीक से काम नहीं कर रहे, और सुप्रीम कोर्ट से लेके, सड़क से लेके संसद तक सब जगह इस बात की चर्चा है। लेकिन ये लोग इतने अंधे हो गए हैं कि डर गए हैं, कुछ नहीं पता। लेकिन डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए ये लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं। संजीव।